हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दूसरा लेक्चर है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे पेल्टियर इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर इसको देखें क्या होता है, और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर लाइन क्या होता है। इसके पहले एक लेक्चर हम दे चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग सीबैक इफेक्ट को डिस्कस किए थे। सीबैक इफेक्ट को और क्या कहा जाता है? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। सीबैक इफेक्ट को और क्या कहा जाता है? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और जो सीबैक इफेक्ट है वह किसका इन्वर्स इफेक्ट है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इन्वर्स इफेक्ट है। सीबैक इफेक्ट जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का इन्वर्स इफेक्ट है, मतलब उल्टा इफेक्ट है। आई बात समझ में? तो यहां देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक पावर लाइन क्या होता है ये भी देखें हम लोग पहले। तो ये इक्वेशन होता है ईएमएफ का, ये सीबैक साहब का दिया हुआ इक्वेशन थर्मो ईएमएफ, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का इक्वेशन अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर। और ये भी हमने कहा था, अभी भी सुनिए जानिए कि यहाँ पर हाफ जो है किसी बुक में हो सकता है तो किसी में नहीं भी होगा, तो परेशान नहीं होना है ना। तो बिना हाफ के भी ये इक्वेशन होता है, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अंदर की बात यह है कि अल्फा बीटा चूंकि कांस्टेंट है, और जिसमें हाफ नहीं देता है तो उसमें बीटा में ऑलरेडी 2 से डिवाइड करके उसके वैल्यू को दे देता है। बीटा में डिवाइड करके, बीटा में 2 से डिवाइड करके ही बीटा का वैल्यू दे दिया जाता है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए कहीं अगर ना भी मिले तो परेशान नहीं होइएगा, किसी गुरुजी को दोष मत दीजिएगा, है ना, कि जो है सर जो है, या हो सकता है कोई हाफ छोड़ दें, बीटा थीटा इसको लिखा है तो दोनों सही है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अगर इसको डिफरेंशिएट करें, ये थर्मो ईएमएफ है, और इसको डिफरेंशिएट अगर करें किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी अपॉन डी थीटा हो गया। और इधर देखिए अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो इसको ब्रेक कर लिया, डी डी थीटा ऑफ अल्फा थीटा प्लस यहाँ पर डी डी थीटा ऑफ हाफ बीटा थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं? अल्फा बीटा कांस्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर ठंडा हो गया यार, क्या कहते हैं इसको? थर्मो इलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको क्या कहते हैं? सीबैक कांस्टेंट कहते हैं। इसको थर्मो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसको सीबैक कांस्टेंट भी कहा जाता है, जॉन सीबैक साहब के नाम से। आई बात समझ में? तो यहाँ देखिए दोनों को अलग अलग किया, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के ही रेस्पेक्ट में 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए हाफ बीटा तो कांस्टेंट हो गया ना, हाफ बीटा कांस्टेंट हो गया। उसके बाद थीटा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया साहब? 2 थीटा। तो 2 2 चला गया, तो अल्फा प्लस बीटा थीटा, अल्फा प्लस बीटा थीटा। तो डी ई अपॉन डी थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा थीटा। और यह जो इक्वेशन कहलाता है इसको कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। डी ई अपॉन डी थीटा जो है क्या कहलाता है? थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। याद रखने का तरीका देखो, यह जो है एक जो हम लोग मैकेनिक्स में पावर पढ़ते थे, तो वो पावर ये नहीं है ना, वह पावर नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी है, याद आप रख सकते हैं। जैसे वहाँ पर जो पावर होता था तो क्या होता था? पावर को क्या लिखते थे हम लोग? डी डब्ल्यू बाय डी टी, यही ना होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू बाय डी टी। और यहाँ हुआ डी ई अपॉन डी थीटा। तो एक तरह का लगता है, सिमिलर है, सेम नहीं है, ठीक है। वहाँ जो पावर होता था मैकेनिक्स में,
इसको मैकेनिकल पावर कहा जाता है। तो वैसे तो एक ही पावर हम पहले जानते थे, तो सीधा पावर आप जानते हैं, पावर इक्वल टू dw अपॉन dt, dw अपॉन dt। और यहाँ पर जो है ये पावर de अपॉन d थीटा, इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहा जाता है, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। आई बात समझ में, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। अब खास बात यह है कि एक तो इक्वेशन को भी याद रखना है, और अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो कैसा आएगा, ग्राफ खींचा जाए तो कैसा आएगा, और ग्राफ किसके किसके वर्सेस होगा। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। पहले तो de अपॉन डी थीटा और थीटा के बीच का ग्राफ है। किसके किसके बीच का ग्राफ है, de अपॉन डी थीटा और थीटा के बीच का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आई बात समझ में। और यहाँ जो है ये ऑरिजिन है, तो de अपॉन डी थीटा और थीटा के बीच का ग्राफ है, और इसके बीच का जो ग्राफ है ये देखिए कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जरा इधर भी ध्यान देना है ना, कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तब ना तुम लोग को बाल बच्चेदार बोलते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो है कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसलिए इस ग्राफ का जरा सूरत देखो, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का शेप देखिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मिलता जुलता है। हाँ, कौन सा शेप से मिलता है ये देखो, तो y इक्वल टू mx प्लस c। इसको देखिए गौर से, और इसको देखिए, देखिए दोनों का जो है सूरत मिलता जुलता है या नहीं, मिलता जुलता है, लग रहा है, दिख रहा है। तो y इक्वल टू mx प्लस c, यह जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लेकिन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या ये ऑरिजिन से पास करेगा, ऑरिजिन से पास कब करता है, जब ये c नहीं हो, तब जो इक्वेशन होगा ये ऑरिजिन से पास करेगा। y इक्वल टू mx, यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये ऑरिजिन से पास करेगा। अगर ये सूरत कहीं नजर आ जाए ऐसा, तो इसका मतलब ये ऑरिजिन से पास करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस सी लगा दिया जाए तो यह जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, प्लस सी का मतलब यहाँ पर ये प्लस अल्फा है, प्लस सी का मतलब यहाँ पर प्लस अल्फा है, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है। तो ये क्या कहलाता है, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर लाइन। ग्राफ इसका ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, इस तरह का फॉर्म जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। ऑरिजिन से पास होता तो ऐसे ग्राफ जाता, लेकिन ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। ऑरिजिन से पास क्यों नहीं करेगा, इसलिए कि यहाँ पे अल्फा है, अल्फा नहीं होता, इसके स्थान पर 0 दे दें तो ये ग्राफ ऑरिजिन से पास कर जाएगा। यह जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो आप जानते हैं पहले से, स्ट्रेट लाइन का ये सिंपल इक्वेशन है, ये आप जानते हैं। तो यह जो है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर लाइन का ये आपका ग्राफ हुआ, ठीक है। और इसमें न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, क्या बताए थे, न्यूट्रल टेम्परेचर वह टेम्परेचर जिस पर कि थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम हो, जिस पर थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके, तो इसी में अगर इसको 0 कर देते हैं, जो कि हमने बताया भी था पहले कि अगर इसको 0 कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाता है हमको, न्यूट्रल टेम्परेचर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, न्यूट्रल टेम्परेचर मिल जाता है। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं इन्वर्सन टेम्परेचर। अब किसकी बात होगी, इन्वर्सन टेम्परेचर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए इसमें जो नेक्स्ट है इन्वर्सन टेम्परेचर। इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होता है,
इस पर बात करें। न्यूट्रल टेम्परेचर लिखाए थे। न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पर कि थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम होता है। ये ग्राफ होता है ईएमएफ और थीटा के बीच का, ईएमएफ और थीटा के बीच, और थीटा जो है ये हॉट जंक्शन का टेम्परेचर होता है। इसलिए कि आपको पता है कि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर इन जनरल क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर इन जनरल क्या लेते हैं? इसलिए नेचुरली ये हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बन जाता है। और यहाँ पर देखिए ईएमएफ मैक्सिमम कहाँ पर है? तो इस टेम्परेचर पर है, मतलब इसको थीटा एन बोलते हैं, और एन फॉर न्यूट्रल है। तो थीटा एन कैसा टेम्परेचर है? न्यूट्रल, जिस पर कि थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम है। देखिए इस पर मैक्सिमम है। और थीटा आई इन्वर्सन टेम्परेचर, यहाँ पर आपका थीटा आई है। इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होता है? तो द सर्टेन टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन एट विच थर्मो ईएमएफ रिमेन 0, मतलब जिस पर ईएमएफ 0 हो जाए। सिंपल बात याद रखिए आप, है ना। ईएमएफ क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। और एक्चुअली रिमेन 0 की बात है। रिमेन 0 एंड इन्वर्सन टेक्स प्लेस। इन्वर्सन टेक्स प्लेस इज नॉन एज इन्वर्सन टेम्परेचर। देखो अब जैसे 0 होने की बात, तो इस पॉइंट पर भी ईएमएफ क्या है? 0। तो ईएमएफ यहाँ पर भी है कि नहीं? यहाँ पर है कि नहीं? लेकिन यह जो है इन्वर्सन टेम्परेचर नहीं होगा। इन्वर्सन टेम्परेचर ये, तो इसलिए है कि रिमेन 0 होना चाहिए। तो ये यहाँ पर थर्मो ईएमएफ 0 होता है, रिमेन 0, और इसके बाद इन्वर्सन टेक्स प्लेस होना चाहिए। फिर मतलब इसके बाद ये ग्राफ जो है ये पलट जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, फिर इन्वर्सन इसका हो जाएगा। तो इस वजह से थीटा आई ये टेम्परेचर होगा जिस पर कि थर्मो ईएमएफ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन आपके पास जो थर्मो ईएमएफ का है, थर्मो ईएमएफ का इक्वेशन क्या था बताइए साहब? वी हैव थर्मो ईएमएफ, थर्मो ईएमएफ क्या था बताओ? अल्फा थीटा। फिर जवान सब ठंडा हो गया, यही होता है ना, अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर। ईएमएफ को करना क्या है? ईएमएफ क्या होना चाहिए इसमें? तो इसमें डायरेक्ट 0 करना है। क्या करना है इसमें? डायरेक्ट सीधा 0 कर दीजिए, है ना। अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें थीटा को कॉमन ले लें, अल्फा प्लस हाफ बीटा थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए जैसे दिस इंटू दिस, अगर कहीं भी a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, तो इसका क्या मतलब होता है? आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। कहीं भी a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, इसका क्या मतलब होता है? आइदर a इक्वल टू 0 और या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। कोई भी 0 होने से काम हो जाएगा। तो या तो ये 0 या तो ये 0। तो यहाँ पर लेकिन यह जो थीटा है, अगर हम 0 करते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो यहाँ पर यह थीटा 0 हुआ, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई बात समझ में? क्यों नहीं करेगा? तो इसलिए इससे काम नहीं होगा, काम इससे होगा। अल्फा प्लस हाफ थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया साहब? हाफ बीटा थीटा इक्वल टू, इसको इधर लाइए, माइनस अल्फा हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? इधर लिखते हैं। फिर यहाँ देखिए तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2 अल्फा। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 2 अल्फा अपॉन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 2 अल्फा अपॉन, और यह जो थीटा ये कैसा टेम्परेचर हुआ साहब? इन्वर्सन टेम्परेचर। तो माइनस 2 अल्फा अपॉन बीटा। एक बार ऊपर फिर इसको लिख देते हैं। थीटा आई कितना है साहब? कहीं नीचे कट रहा हो, माइनस 2 अल्फा अपॉन, ये कैसा टेम्परेचर हुआ साहब? ये आपका इन्वर्सन टेम्परेचर हुआ। तो इसमें क्या किया? डायरेक्ट 0 कर दिया। और न्यूट्रल टेम्परेचर में क्या किए थे? डिफरेंशिएट करके 0 किए थे। न्यूट्रल टेम्परेचर में क्या किए थे?
डिफ्रेंशिएट करके जीरो किए थे, और इसमें क्या करना है, डायरेक्ट जीरो कर देना है, ठीक है। और यह जो वैल्यू आएगा टेम्परेचर का, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्सन टेम्परेचर बोलते हैं। अच्छा ये बताओ कि साहब कि न्यूट्रल टेम्परेचर आया कितना था, न्यूट्रल टेम्परेचर आया कितना था, ये लिख लें आप लोग, थोड़ा साइड हो लेते हैं, बीच बीच में देख लीजिए, कोई दिक्कत हो यहाँ तक, ऊपर का लिखा हुआ है ना, अच्छा ठीक है। देखिए तो ये बताओ कि न्यूट्रल टेम्परेचर कितना आया था, माइनस अल्फा अपॉन, न्यूट्रल टेम्परेचर था माइनस अल्फा अपॉन बीटा, और यहाँ पर जो इन्वर्सन टेम्परेचर है साहब कितना है, माइनस 2 अल्फा अपॉन, जरा दोनों को गौर से देखिए तो क्या देखे, क्या देखे, इसका ये दोगुना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट याद रखिएगा कि इसका दोगुना है। न्यूट्रल टेम्परेचर जो है, न्यूट्रल का दोगुना इन्वर्सन होता है ना। तो यहाँ पर थीटा आई जो है साहब दोगुना होगा किसका, न्यूट्रल का, है ना, दोगुना होगा न्यूट्रल का। लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस भी है जो आगे प्रॉब्लम में बताएंगे। ये इन जनरल लागू होता है, हमेशा लागू नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल भी है इसमें जिसकी बात हम करेंगे। हालांकि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर अगर जीरो हो तो फिर उसमें ये लागू होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें लागू होगा। हाँ, अगर कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर अगर माइनस में दे दे या दूसरा दे दे प्लस में दे दे, मतलब जीरो को छोड़ के कोई और दे दे, तब जो है फिर ये लागू नहीं होगा। आई बात समझ में? तो उसकी बात हम करेंगे, वो आपको प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे जानिए आप, ये हमेशा वैलिड होता है। अगर ये जीरो पर कोल्ड जंक्शन है तो फिर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। तो इन्वर्सन टेम्परेचर जो है न्यूट्रल टेम्परेचर का दुगुना होता है। और ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसे भी आप ग्राफ में देख सकते हैं, इसका दुगुना यहाँ है। क्योंकि यह जो ग्राफ है, ये देखिए ऐसे ग्राफ है ना, पैराबोलिक ग्राफ है, इसका दुगुना यहाँ है। इसलिए कि ये क्या हिसाब, ये सेंटर पॉइंट है कि नहीं, ये सेंटर पॉइंट है, तो इसका दुगुना आपके पास यहाँ पर है। बोलो बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये समझ में आया? तो इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पेल्टियर इफेक्ट, इसके बाद पेल्टियर इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट, ये भी साइंटिस्ट पेल्टियर साहब के नाम से है, पेल्टियर इफेक्ट। देखिए पेल्टियर इफेक्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए पेल्टियर साहब ने क्या किया कि दो जो है थर्मोकपल लिया, ठीक है, एक कॉपर का एक Fe का, इस तरह से थर्मोकपल लिया और ये किया उन्होंने कि बैटरी से इसमें करंट पास करा दिया। क्या किया, बैटरी के थ्रू करंट पास करा दिया, करंट एक्सटर्नल सोर्स से पास कराया, बैटरी से पास कराया, ठीक है। और ये थर्मोकपल है, ये कॉपर है, ये Fe है। और ये तो पता ही है कि इसमें जो थर्मोकपल होना चाहिए वो थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज से लेना है, ठीक है। तो कॉपर है, ये Fe है, करंट इसमें पास करा दिया। तो ये पेल्टियर साहब ने ऑब्जर्व किया कि इसका जो जंक्शन है, कॉपर आयरन का जो जंक्शन है, यहाँ पर जो है हीट इवॉल्व्ड होता है, मतलब हीट यहाँ रिलीज होता है। और यहाँ पर देखा कि हीट जो है एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। और जबकि दोनों ही जंक्शन शुरू में सेम टेम्परेचर पर था, दोनों ही जंक्शन शुरू में सेम टेम्परेचर पर था, लेकिन देखा कि यहाँ पर हीट रिलीज हुआ और यहाँ देखा कि हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट यहाँ रिलीज हुआ, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ। ऐसा पेल्टियर साहब ने ऑब्जर्व किया, इसी बात को लिखा गया है। देखिए, इफ टू जंक्शन ऑफ थर्मोकपल हैव सेम टेम्परेचर इनिशियली,
अगर शुरू में इनिशियली क्या हो, दोनों सेम टेम्परेचर पर हो, इनिशियली क्या हो, सेम टेम्परेचर हो, शुरू में दोनों जंक्शन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, शुरू में दोनों जंक्शन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इसी बात को लिखा गया है। और इफ नाउ करंट इज पास्ड थ्रू द थर्मोकपल थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स, जैसे भी आप करंट पास करा दीजिए एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट हीट इवॉल्व एट वन जंक्शन एंड हीट एब्जॉर्ब एट अनदर जंक्शन। एक जंक्शन पर हीट इवॉल्व होता है, मतलब हीट रिलीज होता है, और यहाँ पर जो है हीट एब्जॉर्ब होता है। यहाँ हीट रिलीज करने का मतलब यहाँ ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन हुआ और यहाँ पर ये कम हो गया, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि कोल्ड जंक्शन वाली बात हो गई। तो मतलब यही हुआ कि ये जंक्शन गर्म हो गया और ये जंक्शन ठंडा हो गया, ठीक है। हीट इवॉल्व एट वन जंक्शन एंड हीट एब्जॉर्ब एट अनदर जंक्शन। इसी घटना दुर्घटना को क्या कहते हैं, दुर्घटना नहीं ऐसे ही बोले, है ना, इसी घटना को, है ना, दिस फेनोमेनन इज नॉन एज पेल्टियर इफेक्ट। यह जो घटना, इसको क्या बोलते हैं साहब, पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं। तो एक जंक्शन इसमें क्या हुआ, ये हॉट हो गया और ये जंक्शन क्या हुआ, कोल्ड हुआ। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये ऑब्जर्व करने के लिए, ये ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक जो है ट्यूब के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसके बीच में, ये मान लो कोई भी ग्लास ट्यूब है, पतला ट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और इसके बीच में जो है ये Hg रख देते हैं। Hg मतलब मरकरी, क्या रख देते हैं, मरकरी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, मरकरी रख देते हैं। मरकरी ही क्यों रखते हैं, इसके पीछे अंदर की बात यह है कि मरकरी जो है बहुत ही सेंसिटिव लिक्विड है ना, बहुत सेंसिटिव है। और होता क्या है कि अगर यहाँ पर हीट रिलीज होता है, मतलब ये हॉट जंक्शन हुआ, हीट रिलीज हुआ, तो इधर से जैसे ही हीट यहाँ पर ये इधर गया तो हवा क्या होगा, इसका एक्सपेंड कर जाएगा। जरा सा भी अगर यहाँ पर हीट रिलीज हुआ तो इधर का हवा एक्सपेंड करेगा और Hg जो है ये तुरंत इधर भाग जाएगा। दूसरी बात है कि इधर कोल्ड जंक्शन भी है, तो इधर का एयर क्या होगा, कंप्रेस करेगा, इधर का एयर क्या होगा, कंप्रेस करेगा, और इधर का एयर क्या होगा, यहाँ पर ये एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पर ये रिलीज होगा, ठीक है। आई बात समझ में, यह जो है रिलीज होगा, तो यहाँ से Hg क्या होगा, इधर चला जाएगा, Hg इधर भाग जाता है। आई बात समझ में, क्या होगा, इधर भाग जाएगा। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया है और Hg लेने के पीछे अंदर की बात है कि Hg जो है बहुत ही सेंसिटिव लिक्विड है। जैसे थर्मामीटर में भी Hg का यूज होता है, इसलिए ज़रा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो देखते हो एकदम एग्जैक्ट बुखार को वो नाप देता है ना, बहुत सेंसिटिव है। टेम्परेचर ज़रा सा बढ़ा, सोच लो कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना, 1 डिग्री में तो बुखार हो जाता है। आपका अगर 98.4 है तो नॉर्मल है, 98.5 है तो नॉर्मल है, 99.5 हो गया तो बुखार हो गया। तो 1 डिग्री बढ़ना ऐसे नॉर्मल सेंस में बहुत साधारण सी बात है। आप रूम के बाहर निकलिए तो देखिएगा जो 1-2 डिग्री का फ़र्क आ जाता है, तो कितना फ़र्क हुआ, लेकिन वहाँ उस 1 डिग्री के कारण जो है वो तुरंत उसको पारा को वहाँ पर बढ़ा देता है, भाग जाता है उसका Hg, ठीक है। तो खैर ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए दूसरी जो इसमें खास बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, पेल्टियर इफेक्ट जो है, पेल्टियर इफेक्ट इज सिमिलर टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पेल्टियर इफेक्ट में हुआ क्या, ये बताइए, पेल्टियर इफेक्ट में हुआ क्या, क्या हुआ, पेल्टियर इफेक्ट में क्या हुआ, हीट का प्रोडक्शन हुआ, किसके वजह से, करंट के कारण, किसके कारण, करंट के कारण हीट का प्रोडक्शन हुआ। क्या हुआ,
करंट के कारण हीट का प्रोडक्शन हुआ, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में भी क्या होता है? करंट के कारण हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? करंट के कारण हीट का प्रोडक्शन होता है कि नहीं? तो यह जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सिमिलर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सिमिलर इफेक्ट है। तो यही लिखा गया है, पेल्टियर इफेक्ट इज सिमिलर टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बट नॉट सेम। सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और पेल्टियर इफेक्ट सिमिलर जरूर है लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, अब इसमें रीजन क्या है, क्यों नहीं सेम है? तो इसमें अंदर की बात यह है कि होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो हीट का प्रोडक्शन होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में वो थ्रो आउट द वायर होता है, पूरे वायर में होता है। लेकिन पेल्टियर इफेक्ट में क्या है, सिर्फ जंक्शन पॉइंट पर होता है। पेल्टियर इफेक्ट में क्या है, और उसके बाद भी किसी पर इवॉल्व हुआ तो किसी में एब्जॉर्ब हुआ, और उसमें थ्रू आउट द वायर होता है, पूरे वायर में, और उसमें हीट का रिलीज ही होता है ना। तो ये फर्क है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में और पेल्टियर इफेक्ट में। तो दोनों सिमिलर है लेकिन सेम है ना। ये बात समझ में आया कि नहीं? इसी बात को यहाँ लिखा भी गया है, इन द पेल्टियर इफेक्ट हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन ऑफ थर्मोकपल ओनली, बट in case of heating effect, heat produces in the whole wire or conductor, and this is the basic difference. यह क्या है, दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पेल्टियर इफेक्ट। और यह जो है दोनों के बीच क्या है, बेसिक डिफरेंस है। ये दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस है। बीच बीच में तो साइड हो लेते हैं ताकि आप लोग पूरा देख लीजिए, बाल बच्चेदार बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। तो ये पेल्टियर इफेक्ट की बात थी। और इसमें जब नेक्स्ट बात है, इंपॉर्टेंट बात, वो है पेल्टियर कॉफिशिएंट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया? अब आइए, पेल्टियर कॉफिशिएंट क्या है? पेल्टियर कॉफिशिएंट, तो यहाँ देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिए। It is observed that पेल्टियर कॉफिशिएंट क्या कहता है? It is observed that H जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता है, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होता है। मतलब जो भी हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड होता है, जो भी हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होता है। आई बात समझ में? तो हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड जो भी होगा, ऑब्जर्व दैट हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट द जंक्शन पर ही होगा ना। तो पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटा दें तो क्या देना पड़ेगा? एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट जो होता है पाई होता है, पाई IT, where pi is proportionality constant। पाई क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या कहते हैं? नॉन एज, फिर ठंडा हो गया यार, बोलो क्या कहते हैं? नॉन एज, भूख लग गया क्या तुम लोगों को? नॉन एज पेल्टियर कॉफिशिएंट क्या कहा जाता है? पेल्टियर कॉफिशिएंट कहा जाता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले एक कांस्टेंट दिया गया, और ये कांस्टेंट क्या है साहब? पाई। कांस्टेंट क्या है? पाई। और इसी पाई को क्या कहा जाता है? पेल्टियर कॉफिशिएंट क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेल्टियर कॉफिशिएंट कहा जाता है। और जरा देखिए साहब,
तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर बना, H इक्वल टू पाई आई टी, H इक्वल टू पाई आई टी। बोल लो इसको एक दो बार, याद भी रहेगा। H इक्वल टू, हाँ ठीक है ठीक है, H इक्वल टू याद रहेगा, ठीक बात है। तो H इक्वल टू पाई आई टी, बी आई टी याद रखना, तो H इक्वल टू पाई आई टी। और इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हम पाई की बात करें, पाई की बात करें तो क्या हो जाएगा साहब, H अपॉन आई टी। पाई की बात करें तो H अपॉन, पाई की बात करें तो H अपॉन, और यहीं से पेल्टियर कॉफिशिएंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये आई है, आई, यहाँ से पेल्टियर कॉफिशिएंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आई का वैल्यू 1 हो, टाइम का वैल्यू 1 हो, आई का वैल्यू 1 हो, टाइम का वैल्यू 1 हो, तो कहने का मतलब तब जो हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, पेल्टियर कॉफिशिएंट कहा जाएगा। आई बात समझ में। देयरफॉर पेल्टियर कॉफिशिएंट इज डिफाइंड एज required amount of heat released or absorbed if 1 ampere of current is passed through the wire for 1 second। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से सुन लीजिए, पेल्टियर कॉफिशिएंट इज, समझ रहे तुम लोग को, भूख लग गया है ना, तो हाँ बस इसको डिफाइन कर लेते हैं, हाँ फिर छुट्टी कर देंगे। हाँ तो जरा देखिए, पेल्टियर कॉफिशिएंट इज डिफाइंड एज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, है ना, एट द जंक्शन ऑफ द थर्मोकपल if 1 ampere of current is passed through the wire for 1 second। आइए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, है ना, हाँ ठीक बात है। एक सेकंड देखो, इसको डिफाइन कर लेते हैं। पेल्टियर कॉफिशिएंट, ध्यान से देखिए, पेल्टियर कॉफिशिएंट इज डिफाइंड एज required amount of heat released or absorbed if 1 ampere of current is passed through the thermocouple for 1 second, 1 सेकेंड। आई बात समझ में? तो क्या कहलाता है ये, क्या कहलाता है, पेल्टियर कॉफिशिएंट कहलाता है। ये बात समझ गए? amount of Peltier coefficient is defined as required amount of heat released or absorbed if 1 ampere of current is passed through the thermocouple for 1 second। तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पेल्टियर कॉफिशिएंट कहलाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा चलो फिर ठीक है। तो आज का कैसा लगा क्लास, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम समझ रहे हैं आप लोग को भूख भी लगी, आप क्लास सबको छोड़ रहे हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा क्लास बताएंगे, और अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।